कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है और अब बात यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की करेंगे, जहाँ पर भी हमने हल्की सी बढ़त वापस बाजार में लौटते हुए देखी है, चाहे वो कॉफी हो या चीनी, क्योंकि ब्राजील में यहाँ पर 91 साल में सबसे बड़ा सूखा पड़ने की आशंकाएं हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर प्राइसेस में सपोर्ट आते हुए देखा है। एक्चुअली वेदर कंसर्न्स के चलते ही हमने पिछले एक साल में यहाँ पर काफी एग्रीकल्चर कमोडिटीज को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। खाने के तेल इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल है। चने में पिछले कुछ दिनों में भारतीय बाजारों में यहाँ पर लगातार बढ़त देखने को मिली है। कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर हमने गुआर में जरूर आते हुए देखी है, लेकिन मसालों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बढ़त के साथ आज यहाँ पर कारोबार है। कैसे देखें इस पूरे सेक्टर को? किशोर, सबसे पहले आपका व्यू लेना चाहेंगे, स्पेशली खाने के तेलों पे, जहां पर मुनाफा वसूली के बाद हल्की सी बढ़त फिर देखने को मिली है। इन करंट लेवल्स पे क्या फंडामेंटल्स है और क्या राय? मनीषा, मुझे लगता है कि एंटायर ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स अभी भी दे विल वेट फॉर फर्दर ट्रिगर्स। एक्चुअली जैसा आपने बोला है कि साउथ अमेरिकन ड्रॉट कंडीशंस के वजह से, बट आई थिंक उससे उसका कॉर्न के ऊपर मुझे हाल फिलहाल के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट लगता है। नंबर 1, नंबर 2 शुगर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट लगता है रादर दैन ऑन सोयाबीन। सेकंड इज दैट कि डोमेस्टिक मार्केट्स अगर देखें तो सोयाबीन करंटली वी आर इन द सोइंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स इवॉल्व होना बाकी है। आई थिंक जैसे मानसून प्रोग्रेस होगा एंड हाउ फास्ट एंड हाउ स्प्रेड इट विल हैपन, तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक फंडामेंटल्स मुझे जो समझ में आता है कि फिलहाल के लिए 7,000 से लेके 6,800 के बीच में बीन ट्रेड करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इट विल नॉट ब्रेक दैट until unless we have any fresh inputs. बट एंटायर कॉम्प्लेक्स में मुझे देखा तो कॉटन अभी भी बुलिश लगता है मुझे, वन ऑफ द सॉफ्ट कमोडिटीज में। कपास खली अभी भी तेजी लगता है, प्रॉब्ली 2800 के ऊपर भी कपास खली जाने का चांसेस है। प्रॉब्ली 3000 के लेवल्स पे हम लोग जून वायदा में कपास खली देख सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि बीन में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। वेदर कंसर्न्स तो हैं ही, उसके अलावा जैसे किशोर ने कहा कि यहाँ पर कॉटन में, कपास खली में अच्छी खासी बढ़त रह सकती है। अनुज, आपकी टॉप पिक्स क्या रहेंगी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी यहाँ पर लगातार जारी है और जिस तरह से चाहे वो वेदर है, चाहे वो चीन की तरफ से खरीदारी है, जिस तरह से हम जीडीपी के आंकड़े देख रहे हैं कंट्री से, सभी का इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस पे है। मनीषा जी, डेफिनेटली अगर हम पिछले 3 हफ्ते की बात करें तो सभी एडिबल ऑयल में गिरावट रही है। सोयाबीन के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट करीबन 600-700 रुपए की गिरावट रही है और रिफाइंड के अंदर भी ऑलमोस्ट 100 रुपए की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सरसों भी ऑलमोस्ट 800 रुपए नीचे है। तो ओवरऑल अगर हम पूरे पैक को देखें तो पूरे पैक में पिछले 2 हफ्तों में एक अच्छी गिरावट हमने आते हुए देखी है। कंसर्न देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंसर्न उठे थे और गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लेने की बात कही थी या फिर कोई मीटिंग्स हमने आती हुई देखी थी, तो उससे हमने देखा था कि पूरी एडिबल ऑयल पैक में गिरावट का ट्रेंड था। हालांकि आगे अगर हम देखें तो मानसून काफी अच्छा देखने को मिला है। हालांकि हमने जो जीडीपी के आंकड़े देखे वो भी उतने ठीक नहीं है, बट हाँ, पिछले जो जीडीपी आंकड़े थे उससे काफी अच्छी रिकवरी हमने जीडीपी फिगर में आते हुए देखी है, मगर स्टिल अभी भी हम प्री कोविड लेवल पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो आगे खाद्यान्नों का जो प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि मानसून इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में रहेगा। तो हमारी जो पिक है वो सेलिंग में रहेगी। सोयाबीन हमें लगता है कि नीचे करीबन 6,750 के लेवल 6,700 को छू सकता है, तो वहां पर हमें लगता है कि करंट रेट से बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। साथ में अगर देखें तो सरसों के अंदर भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा और नीचे 6,800 6,880 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे मंडियां ओपन होंगी, क्योंकि मंडी अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई है, तो हमें लगता है कि वहां पर जो सप्लाईज है वो भी वहां पर बढ़ेंगी, तो डोमेस्टिक फैक्टर वो भी रहेगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि थोड़ी गिरावट जो है वो सोयाबीन और आरएम सीड में, इवन रिफाइंड और क्रूड पाम ऑयल में भी देखने को मिलेगी। तो एडिबल ऑयल पैक मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी एक नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है। कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर खाने के तेलों में देखने को मिल सकती है और जैसे कि बाजार अब मानता भी है कि फूड इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फ्यूल इन्फ्लेशन का खतरा अब यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली एज कच्चा तेल यहाँ पर $70 के पार है। लेकिन बायोडीजल, बायोफ्यूल की जब हम बात करते हैं तो एथेनॉल और चीनी भी यहाँ पर है, और स्पेशली ब्राजील से जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि भीषण सूखे के कारण चीनी उत्पादन नए सीजन में भी यहाँ पर अब कम रहने के आसार हैं, जिससे भारत के शुगर एक्सपोर्ट्स में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आगे क्या ट्रेंड्स बन सकते हैं, आइसा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप ब्राजील से आती हुई खबर? सबसे पहले ब्राजील का प्रोडक्शन जो पहले 33-34 की बात कर रहे थे, शायद वो 32.5 से कंटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सूखा वहां पे पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन थोड़ी कम होने की उम्मीद है। उसका फायदा सीधा हिंदुस्तान को हो रहा है कि इंडिया की चीनी आज विदाउट सब्सिडी ओजीएल में थोड़ी छोटी मोटी क्वांटिटी भी चालू हो गई है।
और ज़्यादातर जो है हमको एशियन और गल्फ कंट्रीज की डिमांड हमारे पास इंक्वायरीज रहती है। अभी थोड़ा सा भी अगर 2000 या 3000 रुपया पर टन अगर छोटा कोटा भी एक 10 लाख टन का भी गवर्नमेंट दे तो ये सीजन में और पुश आउट हो सकती है, क्योंकि हमारी जो उत्पादन जो है हिंदुस्तान का 310 लाख टन होने जा रहा है, उसमें से 60 लाख टन गया हुआ है निर्यात में और 250 लाख टन डोमेस्टिक 250-55 का रहेगा। तो जो 50 से 60 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक चाहिए उसके अगेंस्ट में 90-95 लाख टन रह रहा है। तो 10-15 लाख टन अगर गवर्नमेंट अभी भी आज जून महीने में भी सोचती है तो सितंबर के पहले एक 15 लाख टन कोई 2000 या 2500 रुपया पर टन सब्सिडी मेंटेन करती है तो ये एक्सपोर्ट और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब आप यहाँ पर जो जून का कोटा जारी हुआ है उसको आप यहाँ पर कैसे देखते हैं, किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि ये आपसे पहले भी बात होती है कि चिंता रही है कि मुंबई स्पेशली महाराष्ट्र अपना जो मंथली कोटा है वो यहाँ पर नहीं बेच पाता। देखिए ये अनफॉर्चुनेट कोटा है जो 22 का कोटा जून के लिए दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ साउथ और सेंट्रल का इंडिया जो है वो मानसून में 10 जून तक चला जाता है और नॉर्थ में बारिश जो है जून एंड में आती है या जुलाई में स्टार्ट होती है। पर होता यह है कि जबकि हमारे सब लोगों का अवलोकन था कि 20 या 21 ज़्यादा से ज़्यादा 21 के ऊपर कोटा नहीं आवे और 22 का कोटा देने की वजह से दिक्कत यह रही है कि एमएसपी जो फ्लैट है 3100 नॉर्थ के स्टेट्स के लिए और सेंट्रल साउथ के लिए, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से अभी तक जो मई महीने तक कोई एक महीना भी ऐसा नहीं गया होगा कि महाराष्ट्र अपनी पूरी चीनी दी गई वो बेच पाए। और जून महीने में तो मुझे लग रहा है 30% चीनी महाराष्ट्र की बिकेगी नहीं। तो ये काफी बड़ा शॉक है महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज के लिए और देखते हैं महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज और एसोसिएशन और सब हम लोग मिलकर क्या गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसका कोई रास्ता निकाल सकें। पॉइंट टेकन। प्रफुल्ल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जहां तक ब्राजील की तरफ से खबर आ रही है वो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रह सकती है और जैसे आयसा के चेयरमैन ने भी कहा कि अगर शायद छोटी मोटी भी सब्सिडी आए तो एक्सपोर्ट हम 6 मिलियन टन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जाते हुए देखेंगे। बट चिंता अभी भी यही है कि कोटा या सरप्लस प्रोडक्शन जो हमने महाराष्ट्र में और यूपी में आते हुए देखी है उसका डोमेस्टिक मार्केट्स में कितनी बिकवाली हो पाएगी, ये एक नंबर है जो अभी भी थोड़ा सा चिंताजनक है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। अपने गेस्ट का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर।